लेक्चर नंबर 2 क्लास 11th केमिस्ट्री। दूसरा दिन हम लोग फिर से जुड़े हुए हैं केमिस्ट्री की तैयारी के लिए। और आज चूँकि कल हम लोग फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री जाने थे, केमिस्ट्री की मूलभूत अवधारणा को हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछले क्लास में आपने केमिस्ट्री का डिफिनीसन और टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री आपने बड़ा बेहतरीन तरीके से सीखा था। आप सभी का काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा, बहुत बेहतरीन आपका रिजल्ट रहा। और इसी को देखते हुए लेक्चर नंबर 2 में दबा के वेलकम करता हूं मैं आपका, और बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको मैं देने का प्रयास करूंगा। तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए और स्टार्ट करते हैं हम सभी आज लेक्चर नंबर 2 की स्टडी। लेक्चर नंबर 2 में हम सभी को जानना है अबाउट सब्सटेंस, पदार्थ के विषय में हम लोगों को सीखना है। हालांकि देखिए, ये जो पदार्थ है ये आपके लिए या हमारे लिए कोई नया टॉपिक नहीं है। आप क्लास 9th में बहुत बड़े पैमाने पर इस पदार्थ की अध्ययन आपने किया था, सब्सटेंस को आप जाने होंगे। लेकिन आज वहाँ मैटर बोलता था पदार्थ को, क्लास 11th 12th इस सब में सब्सटेंस बोलेगा। तो आप काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपने सीखा था पदार्थ के विषय में। आज हम लोग नए सिरे से कुछ नए चीज़ों को इसमें शामिल करते हुए, इसमें जोड़ते हुए हम लोग फिर से इसको दोबारा सीखने का प्रयास करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्टली चलते हैं अबाउट द टॉपिक। यहाँ आप देख पा रहे हैं सब्सटेंस मतलब पदार्थ। तो पदार्थ का डिफिनीशन है कि कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें आयतन तथा द्रव्यमान हो तथा जो अवरोध उत्पन्न करे, वह पदार्थ कहलाता है। कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे। देखिए, सबसे पहली बात थोड़ी सी आप समझ लीजिए कि हम लोग जितनी चीज़ें देख रहे हैं, जो हम अपने आँखों से देख पाते हैं, जिस भी वस्तु को हम अपने आँखों से देख पाते हैं, वो सारे वस्तुएं पदार्थ ही हैं। लेकिन हवा को हम लोग नहीं देख पाते हैं, बट हवा भी पदार्थ है। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि जो वस्तुएं हम अपनी आँखों से देख पाते हैं वो तो सब्सटेंस है ही, इसके अतिरिक्त जो वस्तुएं हम लोग आँखों से नहीं देख पाते हैं वो भी सब्सटेंस है। इसी चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ थोड़ा और नीचे स्ट्रक्चर इसका देखिए। इसको बोल सकते हैं हम लोग कि एनी ऑब्जेक्ट दैट कंटेन्स वॉल्यूम एंड मास एंड विच ओपन अदर मिल्क्स इज कॉल्ड ए सब्सटेंस। लाइक आप ले सकते हैं स्टोन, ये वाटर, ये हवा, ये तीनों अवस्थाओं से हमने पदार्थों को निकाल लिया। तो फाइनली आपका परिभाषा यही बनता है कि कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें भार तथा आयतन हो तथा जो अवरोध उत्पन्न करे, वो पदार्थ कहलाता है, सब्सटेंस कहलाता है। अब इस संरचना को थोड़ा समझिए। जो स्थान घेरे, जैसे ये मार्कर्स को मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले सकता हूँ, ये कुछ ना कुछ स्थान यहाँ घेरा हुआ है। ओके, ये बात क्लियर हो गया। उसके बाद से आयतन। आयतन का मतलब देखिए, स्थान घेरना, आयतन लगभग सेम चीज़ है। जैसे कि ये कुछ स्थान घेरा है, मतलब इसका कुछ आयतन भी है। द्रव्यमान मतलब इसका कुछ वजन है। अवरोध उत्पन्न करे मतलब इसे हम लोग चाहें कि बीचे बीचे, जैसे मेरा ये उंगली ऐसे मेरी आ रही है लेकिन यहाँ आकर के रुक गई, क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये अवरोध उत्पन्न कर रहा है। जैसे कि हम लोग सपोज आप ले सकते हैं कि यहाँ से दौड़ते हुए हम लोग जा रहे हैं, दौड़ते हुए हम लोग गए और आगे दीवार है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग उसी रफ्तार में दौड़ते हुए दीवार को पार कर जाएंगे। ये संभव है क्या? ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि दीवार जो है वो हमारे रास्ते में अवरोध उत्पन्न करेगा, रुकावट उत्पन्न करेगा, बैरियर का काम करेगा। आपने अभी देखा क्या करेगा, ये रुकावट उत्पन्न करेगा। इसका मतलब दीवार जो है वो पदार्थों से मिलकर बना है, अर्थात तो वो भी एक पदार्थ है। क्लियर है? हवा को आप देख सकते हैं, यदि हवाएं इधर से इधर तेज़ी की तरफ जा रही हैं, बहुत तेज़ी से बह रही हैं, तो आप भी इधर से इधर जाएंगे यदि, तो आपका स्पीड काफ़ी ज़्यादा होगा। मतलब आपकी जितना स्पीड से आप दौड़ सकते हैं उससे आपका स्पीड कुछ अधिक ही होगा। ठीक है? लेकिन यदि आप उधर से विपरीत दिशा में आ रहे हैं, तब जो आपकी रफ्तार है, ओरिजिनल जो आपकी एक्चुअल जो आपकी रफ्तार है, उससे भी आपकी रफ्तार कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो हवा है ये अवरोध उत्पन्न कर रहा है।
इसका मतलब हवा भी पदार्थ है। पानी को आप ले सकते हैं, आप सड़क पे जितना तेज़ आप दौड़ सकते हैं, नहर में भी क्या आप यदि पानी पूरा है तो आप उतना ही तेज़ दौड़ सकते हैं? नहीं दौड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि पानी अवरोध उत्पन्न करता है। तो यहाँ आपने देखा कि दीवार अवरोध उत्पन्न कर रहा है, आपने देखा कि हवाएं अवरोध उत्पन्न कर रही हैं, आपने देखा कि वाटर भी अवरोध उत्पन्न कर रहा है। तो ये सभी पदार्थ हैं। तो अवरोध का मतलब ही होता है बाबू रुकावट, बैरियर उसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं। तो फाइनली देखिए अभी आपको तुरंत साथ ही साथ आपको नोट्स भी तैयार करते चलना होगा। क्या लिखेंगे आप नोट्स में? लास्ट में ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिए। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें आयतन तथा द्रव्यमान हो तथा जो अवरोध उत्पन्न करे, वह पदार्थ कहलाता है। क्लियर हुआ? फॉर एग्जाम्पल अब जितना चीज़ें आप देख रहे हैं सबको आप एग्जाम्पल के तौर पर शामिल कर सकते हैं। फिलहाल हमने लिखा है यहाँ पत्थर, पानी, हवा, आप और भी शामिल कर सकते हैं। लोहा, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, दूध, तेल, पेट्रोल, डीजल, किरोसिन तेल, नेफ्थलीन इत्यादि आप कुछ भी एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं। मार्कर्स को ले सकते हैं, फैन को लिख सकते हैं, आप ले सकते हैं, बोल सकते हैं। तो फाइनली आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। क्या? तो पदार्थ को जानने के बाद, पदार्थ के कंसेप्ट को सीखने के बाद आपको जानना है क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, मतलब पदार्थों का वर्गीकरण। तो देखिए पदार्थों का वर्गीकरण दो तरीके से किया जाता है। ये पहला टाइप हुआ, ये दूसरा टाइप हुआ। ये है ऑन स्टेट, अकॉर्डिंग टू स्टेट, 3 टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, मतलब अवस्था के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। इधर है अकॉर्डिंग टू केमिकल स्ट्रक्चर, 3 टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, मतलब रासायनिक संरचना के आधार पर भी पदार्थों को 3 वर्गों में बांटा गया है। तत्व, यौगिक, मिश्रण। तो पदार्थों को हमारे भाइयों ये अवस्था के आधार पर 3 वर्गों में बांटे हैं और रासायनिक संरचना के आधार पर भी 3 वर्गों में बांटे हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर रासायनिक संरचना के आधार पर नहीं पढ़ेंगे, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं अवस्था के आधार पर। और जैसे ही अवस्था के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण आप सीख लेंगे तो दूसरा टॉपिक हम लोग लिख लेंगे कि अकॉर्डिंग टू केमिकल स्ट्रक्चर 3 टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। ओके, do you understand? So let's start know about classification of substance according to the state. Okay, देखिए यहाँ क्या लिखते हैं। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, मतलब पदार्थों का वर्गीकरण। मिलाइए, लिखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, मिला लीजिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस मतलब इसी को हिंदी में बोलते हैं पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों का वर्गीकरण। चलिए अब हम लोग देखेंगे पदार्थों का वर्गीकरण। ठीक है, तो पदार्थों का वर्गीकरण आप समझ लीजिए। अब ये हम लोग अभी सीखेंगे अकॉर्डिंग टू द स्टेट, मतलब अवस्था के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। देखिए साथ ही साथ आपको सीखना है, बात कोई बड़ा नहीं है। यदि आपका कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हुआ, आप हमारे साथ समन्वय स्थापित नहीं कर पाए तो आप सीख नहीं पाएंगे। मेरा प्रयास भी बेकार चला जाएगा और आपका टाइम भी बेकार चला जाएगा। इसलिए इस बात को ध्यान से समझिए, फिर आपको साथ ही साथ करना है। यदि संभव हो तो एक बार पूरा लेक्चर सुन लीजिए, उसके बाद दूसरे चांस में फिर करना स्टार्ट कर दीजिएगा। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि साथ ही साथ आप नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। मतलब जितनी भी चीज़ें आपको नोट्स में तैयार करनी है वो सारी चीज़ें मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप लाइन से उसको समझते जाइएगा, प्रयास करेंगे, आपका नोट्स भी तैयार होगा और आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा। फिलहाल हम लोग बड़ी आराम से आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे हम लोग पढ़ रहे हैं, बिकॉज कोई अभी जल्दबाजी नहीं है। आपका भी समय एक्यूरेट इस समय आपके पास सेफ हो चुका है और मैं भी पूरी तरह से फिक्स करके ही आया हूँ
कि वीडियो के माध्यम से मैं आपको केमिस्ट्री सिखाऊंगा और मैं ये कर भी रहा हूँ। इसलिए आराम आराम से सीखेंगे, एक्चुअल सीखेंगे। आप क्लास में जो एक क्लास अटेंड आप करते हैं कोचिंग में, तो जितनी चीज़ें आप सीख पाते हैं एक वीडियो के माध्यम से भी आपको उतनी ही चीज़ें सिखानी है। इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं, कोई तामझाम नहीं, कोई तोल मोल नहीं। एक्चुअल रियलिटी पर हम लोग विश्वास करेंगे, रियल चीज़ें सीखेंगे। हाँ, जो भी मैं आपको बताऊंगा वास्तविक बताऊंगा, आप उसको जांच भी सकते हैं। आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, आपके पास उतनी क्षमता आ चुकी है, पावर कैपेसिटी आ चुकी है कि आप उसको जांच लें। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, तो अकॉर्डिंग टू द स्टेट 3 टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर? अकॉर्डिंग टू स्टेट 3 टाइप्स ऑफ सब्सटेंस मतलब अवस्था के आधार पर पदार्थों को 3 वर्गों में बांटा गया है। चाहे तो आप इसका हिंदी लिख सकते हैं, ठीक है ना। 3 टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। ये पहला आपका है सॉलिड। क्या है ये? सॉलिड। ये पहला को आप बोलते हैं सॉलिड का मतलब ठोस। ध्यान से बात को समझिएगा, फिर आपको यही तैयार करना है डायरेक्टली साथ ही साथ। सॉलिड मतलब ठोस। इसका परिभाषा, जैसे कि आप ये मार्कर देख रहे हैं, ये सॉलिड है, ये मार्कर भी सॉलिड है। आपका जो यहाँ बेंचेस दिखाई देते हैं, जो आपकी दीवार है, जो थाली वगैरह है, जो सीढ़ियाँ हैं और फैन है, ये सभी सॉलिड है। आप इसका डिफिनीशन कैसे बोलेंगे कि वैसा पदार्थ जिसका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित हो तो उसको ठोस कहा जाता है। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ठोस वह है जिसका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होता है। अब इस चीज़ को थोड़ा समझिए अपने दैनिक जीवन में। जैसे कि ये एक ठोस है, इसका आयतन का मतलब कि जितना यह जगह घेर छेकता है, आकार का मतलब कि यह जैसा दिखता है। तो पहले इसका आयतन समझ लीजिए, इतना बड़ा है, मेरे को इसको लेकर के बाहर जाना है, तो ऐसी बात नहीं है कि इसको हम दबा करके बहुत छोटा बना लेंगे और पॉकेट में रख करके लेकर चले जाएंगे। या आपका जो मकान है, ऐसी बात नहीं कि आप मकान छोड़ के कहीं जा रहे हैं तो उस मकान को बहुत छोटा बना लेंगे और उस मकान को पॉकेट में अपने रख करके आप ले करके चले जाएंगे मुंबई, वहाँ जाकर फिर से खोल लेंगे, आप फिर से वहाँ रह जाएंगे। तो ये मकान आपका वैसा चलने वाला नहीं है। ये सॉलिड है, इसका जो आयतन है वो निश्चित है। यदि दीवार उसका है तो, अब कपड़े का दीवार है तो कोई बात नहीं है। यदि ईंट की दीवार है तो इसका आयतन निश्चित होगा। आप उसको यदि छोटा कीजिएगा तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, टूट जाएगा, समझ रहे ना। उसके बाद भी छोटे छोटे जो चूड़ बनेंगे वो भी ठोस ही हैं, उसका भी फिर वही आयतन और आकार निश्चित हो जाएगा। तो वैसे पदार्थ जिनके आयतन तथा आकार निश्चित होते हैं, या ऐसे आप सीख रहे हैं कि ठोस वह है जिसका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होता है। आयतन का मतलब वॉल्यूम, आकार का मतलब से, निश्चित का मतलब निश्चित का मतलब कांस्टेंट। तो आयतन निश्चित आप समझ गए। आकार भी इसका निश्चित है। जो ये मार्कर है, चाहे आपका जो घर है, ऐसा होता है अपने घर को आप चाहें तो फैलाकर कभी फील्ड बना ले, कभी उसको फैला करके एयरपोर्ट बना ले, कभी पर आप उसको फैला करके रेलगाड़ी बना ले, या उसको छोटा करके आप मारुति कार बना लें, तो ये भी नहीं हो सकता है। वो जिस आकार का है उसी आकार में रहेगा। तोड़ेंगे तो जो छोटे छोटे टुकड़े मिलेंगे वो भी ठोस ही होंगे, लेकिन उनका भी आयतन आकार निश्चित होगा। तो ये जितने भी ठोस पदार्थ हैं, चाहे मार्कर्स हो, पंखे हो या आपका मकान हो, ये सारे ठोस हैं। इनके आयतन भी निश्चित होते हैं और आकार भी निश्चित होते हैं। तो आपको यही बोलना है कि ठोस वह है जिसके आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होते हैं। जैसे ईंट, पत्थर, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, मार्कर्स, फैन वगैरह सर आप ETC आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। आई होप कि आप ठोस का डिफिनीशन समझ चुके होंगे। ठोस का डिफिनीशन जानने के बाद आपको जानना है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ऑफ सॉलिड्स देखिए, ध्यान दीजिएगा। स्टार्ट हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। आप इसका हिंदी लिख सकते हैं ठोसों के गुण, चाहे ठोस के गुण। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, इसके नीचे लिख लीजिएगा ठोस के गुण।
अंडरलाइनिंग करके नीचे लिखिएगा ठोस के गुण निम्नलिखित हैं। पहला गुण जान लीजिए, पहला गुण तो जो डिफिनीशन था उसी को आप पहला गुण बना सकते हैं, यहीं से आपको लिखना भी है। देखिए 2 राउंड में मैं बोलूँगा, पहले बार में मैं समझाऊंगा एक एक करके और एग्जाम्पल दे करके कि ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। दूसरे बार में केवल मैं बोलूँगा जैसा कि आपको नोट्स तैयार करना है। तो पहले बार में समझाऊंगा, दूसरे बार में केवल नोट्स के लिए बात बोलूँगा, ठीक है ना। तो यहाँ पहले क्रम वाइज समझिए। पहला, हालांकि पहला दूसरा दूसरा पहला पहला तीसरा ऐसा हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। 4 बार बोलेंगे तो अलग लगा सकता है, वो गलत नहीं है। इसका क्रम कॉन्स्टेंट नहीं है, पहले को लास्ट में भी लिख सकते हैं, लास्ट वाले को पहले भी लिख सकते हैं। कन्फर्म। ठोस का आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होता है। पहला गुण वही बोल सकते हैं हम लोग कि ठोसों के चाहे ठोस के आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होते हैं। एग्जाम्पल आप समझ चुके हैं। अगला, इनका घनत्व, इनका डेंसिटी मैक्सिमम होता है, मतलब इनका डेंसिटी मतलब इनका घनत्व उच्च होता है। घनत्व का मतलब क्या, परिभाषा आपने सीखे होंगे। किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। मतलब घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टा आयतन। तो इसका घनत्व उच्च होता है। उच्च का मतलब अधिक होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि ये मार्कर्स हैं, हम उंगली को आराम से यहाँ ले जाना चाहें तो नहीं जा पाया। यही यदि पानी होता तो आराम से चला जाता, हवा होता तब तो कोई दिक्कत नहीं, हवा में तो आराम से जा रहा है। तो इनका घनत्व उच्च होने के कारण ही ना आर पार नहीं हो पा रहा है। घनत्व कम है तो फिर आराम से हो जाएगा, तो इनका घनत्व अधिक होता है। दूसरा लिखिएगा, तीसरा नंबर, इनमें बहाव की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। जैसे हम मार्कर यहाँ लिए हैं और थोड़ा सा इसे तिरछा कर दिए थोड़ा सा, तो ऐसा नहीं कि ये बह करके नीचे चला गया। वहीं यदि हाथ में पानी ले ले और थोड़ा सा इसको तिरछा कर दे तो पानी बह करके नीचे गिर जाएगा या आगे चला जाएगा। तो पानी ठोस नहीं है, उसमें बहाव की प्रवृत्ति पाई जाती है। लेकिन जितने भी आपका मकान है, ऐसी बात नहीं कि हवा आता है तो मकान बह करके और दूसरे जिले में चला जाता है, ऐसी तो कोई बात है नहीं। जहाँ है वहाँ कई वर्षों से वही टिका हुआ है, क्योंकि वो सॉलिड है, उसमें बहाव की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। आपका यदि जंगल आपको उसको ढकना है तो ईंट से ढकते हैं, क्योंकि ईंट में बहाव की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है, ठोस है। ऐसा नहीं कि उसको पानी से ढक देंगे, पानी से वो नहीं ढका पाएगा, क्योंकि पानी तो बह जाएगा, बहाव की प्रवृत्ति होती है। हवा से उसको नहीं ढक सकते हैं, क्योंकि हवा भी गैस है, उसमें बहाव की प्रवृत्ति पाई जाती है, वो बह जाएगा। तो ठोस में बहाव की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। ये कितना नंबर था, तो नंबर तीसरा। नंबर चौथा, ये असंपीड्य होते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये असंपीड्य। संपीड्य का मतलब वही संकुचन। जैसे ये जितना बराबर है, इसको ऐसे दाबेंगे तो ऐसा बात नहीं इसको दाब करके हम कम कर लेंगे। दाब के कम कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि ना ये असंपीड्य हैं, अर्थात इनमें संपीड्यता नहीं पाई जाती है। यही यदि हवा रहे, जैसे एलपीजी गैस का आप नाम सुने हैं, एलपीजी एक गैस है, लेकिन उसको दाब करके, बहुत सारा गैस है, उसको दाब करके एक छोटे से सिलेंडर में उसको भर दिया गया है, लोड कर दिया गया है। इसका मतलब उसमें संपीडितता होती है, वो संपीडित उसको किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। आप खुद सोचिए कि एक सिलेंडर को हम लोग खोलते हैं तो उसका गैस कहाँ तक जा सकता है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। ये नहीं कह सकते कि वो 1 किलोमीटर जाएगा, 2 किलोमीटर जाएगा, 10 किलोमीटर जाएगा, 20 किलोमीटर जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो कहाँ तक जाएगा ये क्लियर नहीं है। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि वो काफ़ी अधिक है, लेकिन उसको दाब करके, कम कर करके और केवल एक सिलेंडर में उसको भर दिया गया, मतलब उसको संपीड़ित करके सिलेंडर में भर दिया गया है। तो उसमें संपीड़न होती है, उसको संपीड़ित किया जा सकता है। लेकिन जो ठोस है ये असंपीड्य होते हैं, इसको कम नहीं किया जा सकता है। समझ रहे हैं आप इस बात को, इसको कम नहीं किया जा सकता है। आपका मकान जितना में है उतना ही में रहेगा, ये नहीं कि उसको दाब करके छोटा बना लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसमें ये असंपीड्य होते हैं। क्लियर हो गया, ये भाव की नहीं प्रवृत्ति पाई जाती है। ये नंबर तीसरा था, ये असंपीड्य होते हैं। आगे बोल सकते हैं, इनके कणों के बीच अंतराण्विक आकर्षण बल, थोड़ा ऐसे समझ लीजिएगा। व्हाट इज अंतराण्विक आकर्षण बल, जैसे कि ये इसको देखिए, ये इसको यदि हम बीच में से खींचते हैं तो ये तुरंत अलग अलग नहीं होता है, क्योंकि इसके कण जो है ना एक दूसरे को काफ़ी तेज़ी से बंधे हुए हैं। और पदार्थों का निर्माण ऐसा ही होता है, यदि कण एक दूसरे से नहीं बंधे होते हैं तो वो फिर क्या होता है, सारे कण इधर उधर घूमते रहते। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपका बेंच जितना में है उतना ही में रहता है, फैन जितना में है उतना ही रहता है। क्यों, क्योंकि छोटे छोटे कणों के मिलने से उस बड़े फैन का निर्माण हुआ है, लोहे का निर्माण हुआ है, और वे कण एक दूसरे को काफ़ी तेज़ी से बंधे हुए हैं।
तो दो या दो से अधिक कणों के बीच लगने वाले इसी बल को अंतराण्विक आकर्षण बल कहा जाता है। और जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप एक फिगर भी देख सकते हैं। ये कोई पदार्थ है समझिए कि, और छोटे छोटे कण से ये पदार्थ क्या है, बना हुआ है। ये मिनिमम आपके ये सारे लिविंग ये थिंग्स हैं, छोटे छोटे ये कण हैं और इन्हीं से ये पदार्थ बना हुआ है। ये कणों के बीच एक बल काम को, जैसे आटे को आप ले करके और हाथ पर करके फूंकते हैं, उड़िया जाता है चारों तरफ, नहीं कि एक के दिशा में जाएगा, सब छितरा जाता है। पाउडर को लेकर के फूंकते हैं, छितरा जाता है। सत्तू को लेकर के आप फूंकते हैं, छितरा जाता है। लेकिन यदि आप 1 किलो का जो बटखरा है उसको लेकर के आप फूकेंगे तो उसके कण नहीं छितराएंगे। यदि इस मार्को को मैं फूकता हूँ तो इसके कण चारों तरफ नहीं छितराए। क्यों? क्योंकि इनके बीच एक बल काम कर रहा है जो इनको बांध करके रखा हुआ है, इनके सारे कणों को। वो लोहे का जो टुकड़ा है उसके भी कण, उसमें एक बल लग रहा है जो सारे कणों को आपस में बांध करके रखा हुआ है। लेकिन आटे के कणों के बीच वो बल काम नहीं कर रहा है, वो नहीं लग रहा है, जिसके कारण वो चारों तरफ क्या हो रहा है, छितरा जा रहा है। तो कहना क्या चाहता हूं मैं कि कणों के बीच लगने वाले इसी बल को अंतराण्विक आकर्षण बल कहा जाता है। और ठोस में अंतराण्विक आकर्षण बल का मान काफ़ी अधिक होता है। अच्छा, अंतराण्विक आकर्षण बल के अधिक होने के कारण ही इनका घनत्व भी उच्च होता है, और उच्च तो होता है, इनके बीच खाली जगह भी कम होता है। इस पर पानी लेके डालेंगे तो ये नहीं कि पानी इसमें सूख जाएगा, ऊपर से नहीं सूखेगा। अब पंखे में पानी डालेंगे, पंखा सारा पानी सूख जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आटे में पानी डालेंगे, आटा पानी सूख जाएगा, क्योंकि उसके कणों के बीच अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत कमज़ोर है, इसलिए उसमें जगह ज़्यादा है, वो सोख रहा है। इसके कणों के बीच लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल अधिक है, अर्थात इसमें स्थान कम है, जिसके चलते ही पानी को नहीं सोख पा रहा है। तो 5वां गुण आपका यही होगा कि ठोस के कणों के बीच लगने वाला यह अंतराण्विक आकर्षण बल काफ़ी अधिक होता है। और लास्टवा अंतिमवा बोल दीजिएगा कि इनके कणों के बीच अंतराण्विक स्थान, मतलब अभी मैं जो जिक्र किया कि खाली जगह इसमें कम है, आटे के बीच खाली जगह अधिक है, जिसके चलते इसमें पानी नहीं जाता है, आटे में पानी चला जाता है, तो उसको बोलते हैं, जो स्थान अंदर खाली है उसी को बोलते हैं अंतराण्विक स्थान। तो आपको यही बोलना है कि ठोस के कणों के बीच लगने वाला ठोस के कणों के बीच का अंतराण्विक स्थान काफ़ी कम होता है। सो लिसन टू मी, डेफिनेटली यू कैन अंडरस्टैंड। कंप्लीट हो चुका आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अब आपको लिखना कैसे है ये देखिए। अभी तो एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल दे के मैं समझाया, लेकिन आपको कॉपी में जब आप नोट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स मतलब ठोस के गुण, तो एग्जाम्पल तो आप लिखेंगे नहीं, डायरेक्टली नंबरिंग करते जाएंगे, आप लिखते जाएंगे। कैसे लिखेंगे ये देखिए। नंबर पहला, इन ठोस का आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होता है। नंबर दूसरा, इनका घनत्व उच्च होता है। नंबर तीसरा, इनमें बहाव की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। नंबर चौथा, ये असंपीड्य होते हैं। नंबर पांचवा, इनके कणों के बीच लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है। और नंबर छठवां, इनके कणों के बीच का अंतराण्विक स्थान काफ़ी कम होता है। क्लियर हो गया? इस प्रकार से आपने इस वीडियो में इस काफ़ी बेहतरीन हाई लेवल केमिस्ट्री क्लासेज में आपने सबसे पहले जाना, मिला लीजिएगा, सबसे पहले आप जाने पदार्थ के विषय में, मतलब सब्सटेंस के विषय में, जिसमें आपने काफ़ी बेहतरीन तरीके से इसका सारा आपने परिभाषा डिफिनीशन देखा। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस में आपने देखा पहला सॉलिड और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो आज का वीडियो का मैं यहीं एंड करूँगा और अगले क्लास में दूसरे दिन हम लोग एक ही वीडियो में जान लेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, गैस, प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। सो अभी तक इस वीडियो में केवल इतना ही, हम लोग यहीं पर इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं।